दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और राष्ट्रपिता बापू की अमर कहानी के अध्याय 157 और भाग 2। और वास्तव में ये अध्याय 156 का ही विस्तार है। उसको भाग 2 में किया है, इसलिए उसको 157 नंबर दिया है हमने। बापू लिखते हैं कि असहकार के प्रस्ताव के लिए राष्ट्रीय सभा का विशेष अधिवेशन 1920 के सितंबर महीने में कलकत्ता में हुआ। यहाँ रेल से जाते समय मौलाना शौकत अली की मांग पर इस प्रस्ताव का मसविदा मैंने गाड़ी में ही लिखा, पर मुझे इसके लिए उपर्युक्त शब्द नहीं सूझ रहे थे। इसलिए मैंने मौलाना अबुल कलाम से पूछा, तो उन्होंने 2 शब्द बताए। शांतिमय के लिए बा अमन और दूसरा असहकार के लिए उन्होंने तर्के मनावात ये शब्द बताया। इस तरह से जब मेरा मस्तिष्क गुजराती, हिंदी और उर्दू भाषा में असहकार की परिभाषा लिखने में फंसा हुआ था, उसी समय राष्ट्रीय सभा के काम की जवाबदारी भी मेरे ऊपर आ पड़ी। लेकिन उस प्रस्ताव में शांतिमय शब्द डालना मैं भूल गया। और फिर मैंने महादेव भाई को भेजा और संदेश भी भेजा कि छापते समय इसमें शांतिमय शब्द डाल दिया जाए। लेकिन मुझे स्पष्ट ध्यान में आता है कि शांतिमय शब्द डालने से पहले ही प्रस्ताव बाहर निकल गया था। और रेल में ही मैंने प्रस्ताव रेल में ही मैंने ये प्रस्ताव मौलाना शौकत अली के हाथ में दे दिया था। विषय नियामक मंडल की सभा थी, वो उस दिन रात को हुई और मुझे वो शब्द बाद में डालना पड़ा। लेकिन मुझे समझ में आया कि यदि मैं प्रस्ताव लिखकर तैयार नहीं रखता तो बड़ी समस्या हो जाती। मेरी स्थिति दयनीय थी। प्रस्ताव को कौन समर्थन देगा, कौन इसका विरोध करेगा, इसकी मुझे कुछ भी कल्पना नहीं थी। लाला लाजपत राय जी का झुकाव किस तरफ था, इसकी भी मुझे कल्पना नहीं थी। बहुत अनुभवी योद्धा कलकत्ता में इकट्ठे हुए थे, जिनमें विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट, पंडित मालवीय जी, विजय राघवाचार्य, पंडित मोतीलाल नेहरू और श्री देशबंधु इत्यादि। मेरे प्रस्ताव में खिलाफत और पंजाब में हुए अन्याय के बारे में असहकार करने का उल्लेख था। श्री विजय राघवाचार्य जी को इसका इतना महत्व नहीं लगा। उन्होंने कहा, यदि असहकार करना हो तो इतने ही अन्याय के विरुद्ध क्यों? उसके ही बारे में असहकार शोभा नहीं देगा। स्वराज्य का अभाव के अभाव में बड़ा अन्याय है, उसके लिए असहकार करना शोभा देगा। मोतीलाल जी के मन में भी इस मुद्दे को डालना था। मैंने इस सूचना को पसंद किया और स्वराज की मांग भी प्रस्ताव में डाल दी। विस्तृत और गंभीर तीखी चर्चा होकर प्रस्ताव पास हुआ। मोतीलाल जी उसमें पहले शामिल हुए। मेरे साथ उन्होंने की हुई मीठी चर्चा मुझे अभी भी याद आती है। उन्होंने कुछ शब्दों को बदलने की सूचना की थी, जो मैंने मान्य की। देशबंधु जी को सूचित करने का काम उन्होंने अपनी तरफ रखा। देशबंधु जी भी असहकार के पक्ष में थे, पर उनकी बुद्धि ऐसा सुझा रही थी कि लोगों को असहकार का प्रस्ताव भारी पड़ेगा। देशबंधु और लालाजी नागपुर में ही असहकार में पूरी तरह से शामिल हुए। इसे विशेष अधिवेशन के समय
इस विशेष अधिवेशन के समय लोकमान्य तिलक नहीं थे, इसका मुझे दुख हुआ। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि यदि वे जीवित होते तो उन्होंने असहकार के प्रस्ताव का पक्ष लिया होता, और यदि ऐसा न होकर उन्होंने उसका विरोध भी किया होता तो भी मुझे अच्छा लगता। मुझे उससे कुछ और सीखने को मिलता। उनमें और मुझ में जो मतभेद होते थे वे सब मधुर होते थे, और हमारे निकट संबंध में ऐसा ही एहसास वो मुझे हमेशा करवाते थे, और हमारे निकट संबंध थे ऐसा ही एहसास वे मुझे हमेशा करवाते थे। ऐसा लिखते समय मेरी आंखों में उनकी मृत्यु का चित्र साकार हो रहा है। मध्य रात्रि को उनकी मृत्यु का समाचार टेलीफोन पर मेरे सहयोगी पटवर्धन जी ने मुझे दिया था। उसी समय मैंने अपने मित्रों से कहा था, मुझे जो एक बड़ा आधार चाहिए था वो चला गया। उस समय असहकार का आंदोलन बहुत जोर पर चल रहा था और उनसे समर्थन मिलने की मुझे आशा थी, लेकिन जब असहकार अपने पूरे स्वरूप में था तब उन्होंने क्या भूमिका स्वीकारी होती वो ईश्वर ही जाने। मैं इतना ही जानता हूँ कि राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय में उनका न होना यह सभी को महसूस हो रहा था, और इसका उन्हें सभी को दुख हो रहा था। और इसी के साथ ये अध्याय पूरी तरह से यहाँ समाप्त होता है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें जिस भी अध्याय में जिन जिन लोगों का उल्लेख बापू ने किया है वो हम उनके जो भी फ़ोटो या वो जानकारी मिलती है, यदि फ़ोटो मिलते हैं तो हम उसको स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं। लेकिन बहुत से नाम ऐसे हैं कि खाली सरनेम दिया है तो उसका कुछ मिलता नहीं है, तो वहाँ कुछ नहीं कर पाते। लेकिन बाकी जो मुख्य जो अवेलेबल हैं उनका हम फ़ोटो ज़रूर फ्लैश करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।